नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम्।
नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन की तरफ से मैं वैद्य राजेश शर्मा इस हेपेटाइटिस के संदर्भ में हो रहे वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है and it aims raise awareness about the disease to reduce the number of hepatitis patients around the world. This disease is responsible for around 1.4 million deaths every year, it says WHO. This international body also states that the hepatitis is the second major killer infectious disease after tuberculosis. Every year it has a new theme. World Hepatitis Day 2020 theme is Finding the Missing Millions. वर्ल्ड में अब तक 290 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस हेपेटाइटिस से ग्रस्त हैं, लेकिन वो ग्रस्त होने के बावजूद भी ये नहीं जानते कि वो हेपेटाइटिस से ग्रस्त हैं। इसलिए हमारा जो चिकित्सकों का इस बार उद्देश्य है वो ये है कि हम ये अवेयरनेस लाएं और अपनी समाज में ये देखें कि कौन हेपेटाइटिस से ग्रस्त है, उसको हमने रूल आउट करना है। तो इस आज के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के संदर्भ में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो हैं पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं देवेंद्र त्रिगुणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने उद्बोधन के साथ इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। भारत सरकार के आयुर्वेद के एडवाइजर वैद्य मनोज नेसरी जी, डॉक्टर कार और सब विद्वान लोग जो आज इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका महासम्मेलन की तरफ से स्वागत करता हूं। और ये आज ये हेपेटाइटिस डे पे जो विषय लिया है बहुत अच्छा है, दिल्ली के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के एंगल से, क्योंकि तो ऐसी बीमारी है जिसमें कि काफी लोग इसमें संक्रमित है, लेकिन आयुर्वेद इसमें काफी सहायक होता है, काफी हेल्पफुल है। हम चिकित्सा की दृष्टि से जब देखते हैं तो आयुर्वेद में इसकी अच्छी चिकित्सा है। यकृत शरीर की तकरीबन जो मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी ग्रंथि है और लगभग इसका वजन जो है कोई 1.5 किलो के आसपास होता है और इसके 4 पिंड भी होते हैं। यह पाचन एवं रक्त के निर्माण में सहायक है। तो यकृत शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आम पंजाब में कहावत है कि बड़ा जिगर वाला आदमी है, जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको बोलते हैं जिगर वाला आदमी। तो हेपेटाइटिस जो वायरस है ये 5 प्रकार का है, A, B, C, D, E। और A और E जो कारण जो वायरस इसमें संक्रमित होते हैं, ये तकरीबन पानी या भोजन से संक्रमित होकर होते हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। बारिश में ये बीमारी बड़ी आम होती है इसमें स्थिति को कि पानी गंदा होता है। कई दफा आपने देखा कि सीवर का पानी मिक्स हो जाता है, पानी को लोगों को उबाल कर नहीं पीते, पानी खराब होता है। तो इससे ये बीमारी A और E की बहुत विशेष होती है। लेकिन हेपेटाइटिस B और C जो है, यह इसका कारण अशोषित जो है यौन से भी है, संक्रमित ब्लड से, नीडल से, और लंबे समय से जब पीलिया या जॉन्डिस होता है तो उससे भी हेपेटाइटिस B और C हो जाता है। और इसमें लोग कई दफा के ऐसे टैटू भी बनवा लेते हैं, उससे भी ये बीमारी कई दफा कहते हो सकती है। और हेपेटाइटिस जो D है ये भी साधारण श्रेणी में आता है। ये भी खान पीन से होता है, पानी से और भोजन से हो जाता है और ये भी साधारणतः आराम से ठीक भी हो जाता है। लेकिन और इसमें जो है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी है, जो लंबे समय तक जो लोग तंबाकू का और इसका सेवन करते हैं एल्कोहलिक का, तो उनको भी हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस C की जो दवाइयां हैं वो तो काफी आ चुकी हैं, मॉडर्न सिस्टम में भी हैं, आयुर्वेद में चिकित्सा हम करते हैं इसमें। और लेकिन हेपेटाइटिस जो B है ये जानलेवा भी होती है। आजकल सिरोसिस ऑफ लिवर हमने देखा है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है और ये बीमारी आगे जाके लिवर कैंसर भी बनती है।
इस प्रकार इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। इसमें मुख्य लक्षण भी जो आम देखने में मिलते हैं, भूख कम लगती है, इसमें वजन भी कई दफा कम होना शुरू हो जाता है, पेट में सूजन भी होती है, जल का भराव भी हो जाता है, घबराहट है, वजन गिरना, उल्टियां आना, उल्टी के साथ कई दफा रक्त भी आता है, चक्कर आ जाता है, बेहोशी हो जाती है, थकावट होती है, हल्का बुखार भी इसमें होना शुरू हो जाता है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। लक्षण से जो चिकित्सक है वो इसका ध्यान कर सकता है, इसकी चिकित्सा भी करता है। तो मैं तो विशेष रूप से बताना चाहूंगा, इसमें परहेज हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे शराब का सेवन ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, भारी चीजें हैं जैसे केक है, पेस्ट्री है, बहुत तेली चीजें हैं, तेल की चीजें, उनका सेवन कम से कम करें। तो इससे हमको इस रोग से बच सकते हैं। और किसी भी बीमारी का लक्षण भी होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का हम इलाज करते हैं, उसमें जो औषधियां दी जाती है उससे भी लिवर पे इफेक्ट होता है, ज्यादा पेन किलर्स खाए जाते हैं, स्टीरॉइड्स खाए जाते हैं, उससे भी लिवर पे इफेक्ट होता है, तो उससे भी लिवर की बीमारियां आती है। तो मैं ये विशेष कहना चाहूंगा कि हमको चिकित्सा करते हुए ऐसी औषधियां ना दें जिससे कि लिवर पे इफेक्ट हो। योग का विशेष इसमें हम इसका करें, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सुबह सैर करें, शाम को भी कर सकते हैं। पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन है, बहुत हल्का आजकल, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्योंकि पानी भी हमको हल्का गर्म करके लें, और जैसे कोविड भी आजकल चल रहा है, पानी हल्का गर्म लेना चाहिए, हल्का भोजन लें, मूंग की दाल है, चावल है, दलिया है, ऐसे फल, ऐसी हरी सब्जियां, हरे पत्ते ज्यादा ना खाएं क्योंकि वर्षा ऋतु में पत्तों में कीड़ा लग जाता है। तो इन सब का हम सेवन करते हैं तो, और वजन ज्यादा ना बढ़ने दें, इसलिए सैर भी करें, ध्यान भी रखें। तो इन सब से हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं और हमारा लिवर ठीक रहेगा। अब आयुर्वेद में बहुत सारी सिंगल हर्ब्स हैं जो आदमी घर में भी लेता है रूटीन में, जैसे कुटकी है, पुरनवा है, मक्कोय है, दारू हरिद्रा है, गिलोय है, सौंठ है, घृत कुमारी है, आंवला है, बेहड़ा है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि आदमी घर में डाइट के रूप में भी लेता है, जिससे लिवर ठीक रहता है। लेकिन जो औषधि अगर आपने चिकित्सा करनी हो तो मैं ये कहूंगा कि वो चिकित्सक की देखरेख में ही करें। बहुत सारी औषधियां हैं, रोहित का रिस्ट है, पुरनवा रिस्ट है, आरोग्यवर्धनी, पुरना मंडू, बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं इनका आयुर्वेद में अच्छी चिकित्सा है। लेकिन जहाँ आपको, अगर आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज का इलाज करना है, या हेपेटाइटिस का, या दालोदर मतलब सिरोसिस ऑफ लिवर का, या लिवर कैंसर का, आजकल लिवर कैंसर के बहुत रोग आ गए हैं, उसपे ALD भी है, क्रॉनिक वो भी, बहुत सारी बीमारियां इसकी आ रही है, तो उसकी चिकित्सा भी हम आयुर्वेद में करते हैं। वहाँ हम ताम्रभस्म का भी इस्तेमाल करते हैं, स्वर्णमाक्षी का इस्तेमाल करते हैं, आरोग्य सागर रस है। तो इन सब औषधियों का चिकित्सक की देखरेख में। लेकिन मैं आज महासम्मेलन को भी धन्यवाद दूंगा, उनको कहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया सब लोगों से मिलके, डॉक्टर राजेश जी का, जितने भी लोग इसमें आज स्पीकर जुड़ रहे हैं, मनोज नेस्री जी का इसमें बहुत गहन अध्ययन भी है, चाहे वो ज्वर की बात है, लिवर की बीमारियों में एक अच्छे चिकित्सक है, उनका हम सुनेंगे। डॉक्टर कार बहुत अच्छे मशहूर चिकित्सक हैं इसकी बीमारियों के, हम उनका भी सुनेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इससे देश में, दिल्ली में सब लोगों को इनका ज्ञान हो, और हम हेपेटाइटिस को जल्दी से जल्दी इसको हम लोगों को बता पाए, इससे जल्दी ठीक हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी औषधियों का आयुर्वेद में हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा हमारा चिकित्सक वर्ग के लिए ही किया गया है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं भारत सरकार में आयुष मंत्रालय के जो सलाहकार हैं डॉक्टर मनोज नेस्री, जिनका के आयुर्वेद में और हेपेटाइटिस में बहुत अच्छा चिकित्सीय एक्सपीरियंस है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर नेस्री से कि वो अपना वक्तव्य रखें। जी नमस्कार। परम आदरणीय पद्मश्री पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, आज हमारे साथ डॉक्टर कार है, डॉक्टर कार और बाकी जितने भी आज महानुभाव और एक्सपर्ट आज हमारे साथ में हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस मौके पे जो आज हेपेटाइटिस डे है, तो उस पे हमने ये जो आयोजन किया हुआ है और ये जो थीम आज हमने सिलेक्ट करी है, सो दिस इज अ वेरी रिलेवेंट थीम, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी काम होने की जरूरत है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें उसको वो प्रमाणित करने की भी जरूरत है।
जैसे भी हम जानते हैं कि कई बार देहातों में और जो ग्रामीण इलाका है तो उसमें बहुत सारे वैद्य होते हैं जो ट्रेडिशनल हीलर जिसको हम कहेंगे, और जो केवल वो पीलिया की दवा देते हैं। अब ये जो पीलिया की दवा देते हैं तो वो उसमें भी कई बार वो हम जो CCRS है तो उन्होंने भी अनुसंधान किया है, और कई बार ये हमें पता चलता है कि जो आयुर्वेद में जो वर्णित किया है उसी प्रकार से कई बार ये दवाई दी जाती है जो वो कारीगर सिद्ध है। तो इस वो पार्श्वभूमि में हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो हेपेटाइटिस को आयुर्वेद ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, आयुर्वेद का हेपेटाइटिस के साथ है, और उसी प्रकार से ओवरऑल लिवर के दृष्टि से आयुर्वेद का क्या वो विचार है और क्या अप्रोच है। इसमें हम देखेंगे कि लिवर जो है तो वो आयुर्वेद ने यकृत कहा, और जो हमारे वैद्य है वो तो सभी जानते ही है, लेकिन जो वैद्य नहीं है तो उनके लिए शायद ये एक वो जानकारी होगी नहीं। तो यकृत को एक तो अग्नि का मूल स्थान माना है, और साथ साथ में ही वो रक्त व स्रोत जो है तो उसका मूल स्थान है। तो दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि एक तो अग्नि का मूल स्थान है, और जब हम अग्नि कहते हैं so it is not only the digestive fire, the entire metabolism, and that's what actually it is being now also very well known to the modern medicine, the role of hepatitis, the role of liver in the overall metabolism. तो ये जो मेटाबॉलिज्म में जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम कहते हैं तो उसी को आयुर्वेद ने अग्नि कहा, और अब अग्नि की दृष्टि से ये यकृत का बड़ा योगदान है। ये अग्नि का मूल स्थान है, ये पित्त का मूल स्थान है, और पित्त और अग्नि ये उनका साधन में है, ये एक दूसरे के मतलब अग्नि जो है वो पित्त के आधार से ही रहता है। सो अग्निरेव पित्तांतर्गता कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति, ये कहा गया है। तो पित्त का मूल स्थान ये यकृत है, और पित्त के आधार से अग्नि रहती है, तो अग्नि का ये मूल स्थान हो गया। और इसीलिए अग्नि ये यकृत का जो रोल है वो पाचन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ में रक्त व स्रोतस आयुर्वेद ने बताया, तो रक्त व स्रोतस, तो रक्त व स्रोतस मतलब रक्त उत्पन्न होकर जो, क्योंकि जो स्रोतस की संकल्पना जो आयुर्वेद ने करी वो ये करी कि परिणामम अपद्यमानम धातुनाम अभिवाहिनी स्रोताओं से। तो जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे परिणमन होता है, तो जहाँ पे किसी चीज से दूसरी चीज बनती है, तो ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको आयुर्वेद ने स्रोतस कहा। तो उस दृष्टि से भी यकृत का बहुत बड़ा योगदान है, और विशेषतः रक्त के लिए। और जब हम रक्त की बात करते हैं तो उसमें रक्त धातु बात करते हैं, और रक्त धातु से कई सारे जो अवयव है, कई सारे, तो वो रक्त धातु से बने हैं। जैसे जो एम्ब्रियोलॉजी आयुर्वेद ने कही है तो वहां पे फुफ्फुस का भी निर्माण जो है, लंग्स का जो निर्माण है वो रक्त फेन प्रभोवा फुफ्फुस, तो इस प्रकार से बताया है। तो अलग अलग जो अवयव है वो भी रक्त से बने हैं, तो इसलिए रक्त का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस रक्त का जो मूल स्रोत है वो यकृत है, और इसीलिए जब यकृत की दृष्टि होती है, जब लिवर की दृष्टि होती है, तो उसका जो प्रमुख लक्षण बनता है वो है कामला। और कामला ये जो व्याधि है तो इसका एक बड़ा विवेचन आयुर्वेद दिया है। तो कामान लयति इति कामला, इस प्रकार से उसकी निरुक्ति बताई है। तो ये जो कामला है तो कामला के प्रकार भी दिए हैं, रुद्रपित्ता है, बहुपित्ता कामला है। तो उस डिटेल्स पे मैं नहीं जाना चाहता, बाकी सारे पे विद्वान आज हमारे साथ में है। लेकिन आज का जो हमारा जो अप्रोच है और जो आयुर्वेद का अप्रोच है तो उसमें कुछ कुछ जगह साधन में है, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा विशेष है। तो जो हेपेटाइटिस इनिशियल जो स्टेज होती है, चाहे वो जैसे उस पे जो क्ले कलर्ड स्टूल्स आते हैं, तो जिसको आयुर्वेद ने बताया कि तिलपिष्ट निभम, तो तिलपिष्ट के जैसे जिस प्रकार से जब पुरुष आता है, जब उसमें बाइल नहीं होता है और उसके कारण जो फैट का डाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें जो स्टूल्स आता है, तो उस स्थिति में वहां पे जो हिपैटिक सेल्स होते हैं, तो हिपैटिक सेल्स में वहां पे स्वेलिंग होती है, और उसके कारण बाइल वहां से बाहर नहीं आ सकता, और जिसके कारण वो एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक तो ये हो गया कि रुद्रपित्ता कामला। दूसरा होता है कि जिसमें वो
बाइल के मतलब गॉल ब्लैडर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या वो कैलकुलस अगर है तो उसके कारण समझो बाइल डक्ट अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो उससे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई वजह से हो सकते हैं और ये इसका पूरा जो विवेचन है वो आयुर्वेद ने दिया है कि वो वातज है, पित्तज है, कफज है, तो किस किस कारण से हुआ है और उस प्रकार से हमें उसको देखना चाहिए और उस प्रकार से उसको डायग्नोस करके फिर अभी जो वैद्य जी ने जो अलग अलग जो सारी दवाइयां जो बताई तो वो दवाइयां हम उसमें देना चाहिए। इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च भी हुआ है और इस रिसर्च में हमने देखा गया कि हिपैटिक सेल्स का रीजनरेशन होता है। कई बार ये तो हमने देखा है कि जो सिरोटिक लिवर के जो पेशेंट्स आते हैं तो बेसिकली सिरोटिक लिवर ये नॉन फंक्शनल है तो ये तो वहां पे केवल फाइब्रोसिस हो गया तो उसका कोई फंक्शन रहा नहीं। लेकिन जब आयुर्वेद की ट्रीटमेंट हम देते हैं तो दोबारा लिवर का रीजनरेशन होता है। तो पुनर्नवा एक जो प्लांट है जिसको बोरेविया डिफ्यूजा कहते हैं तो पुनर्नवा उसका नाम ही है पुनर्नवा मतलब जो हर बार नए से उत्पन्न कराती है। तो ये पुनर्नवा का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। पुनर्नवा का काम अच्छा होता है। फिर कुमारी जो है घी कुमार जिसको कहते हैं या एलोवेरा कहते हैं तो एलोवेरा का उसमें काफी सारा अच्छा फायदा होता है। वो एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा जिसको कालमक कहते हैं तो कालमक का उसमें अच्छा प्रयोग है, कुटकी का उसमें अच्छा प्रयोग है। तो ऐसे कई सारे मेडिसिन प्लांट्स है कि जिसका उसमें प्रयोग होता है और उसके कारण ये बीमारियां ठीक होती है, लिवर में इंप्रूवमेंट होती है। यहाँ तक कि हमने कई पेशेंट्स ने देखा कि जो हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा है तो हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा में आयुर्वेद का बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये हमने तब देखा कि जब हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा के पेशेंट जब जिन्होंने कीमोथेरेपी ली, अभी कैंसर सारा फैल चुका, अब वहां पे कुछ बचा नहीं, एंड व्हेन दे आर अनेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ कीमोथेरेपी, उस स्थिति में हमारे पास वो आते हैं और उस स्थिति में जब और उस समय वो उनका जो बिलिरुबिन है वो भी काफी बड़ा रहता है और उस स्थिति में फिर बाकी दवा लेने की स्थिति में वो नहीं होते तो उस स्थिति में वो आते हैं। तो उस पर दवाइयों के साथ साथ में और एक ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद ने बताई है वो है विरेचन। और विरेचन ये चिकित्सा ये बहुत कारीगर है। विरेचन मतलब परगेशन। तो इन पेशेंट्स को परगेशन देते हैं और उससे फायदा होता है। ऑब्वियसली उस समय हमने रोगी का बल क्या है वगैरह ये सारी चीजें हैं वो भी उस समय देखनी है। और एक जो कंडीशन जो आयुर्वेद वैद्यों के पास कई बार आती है दैट इज दी जिसको जलोदर कहते हैं तो असाइटिस। तो असाइटिस के पेशेंट भी आते हैं और असाइटिस के पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद बताया है कि केवल उनको दुग्धाहार देना चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मतलब हाथ धोने के लिए भी दूध देना चाहिए, पानी नहीं। मतलब कहीं गलती से भी वो कुल्ला ना करे पानी से, तो यहाँ तक इसका परहेज बताया है। और ये जो सारे परहेज बताया कि उनको केवल दूध देना या केवल छाछ देना, and we have seen the patient those who actually recover of this. So there is a lot of scope in Ayurved for research। और इस आयुर्वेद के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है उसके सिद्धांत जो है तो वो हम रिसर्च में लेके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वो मॉडर्न मेडिसिन को भी एक नई दिशा एक नई दृष्टि दे सकता है। और इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमने ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर काम करके इंटीग्रेटिव रिसर्च के ऊपर भी हमने इसको सोचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नेसरी, आपने बहुत अच्छे से हेपेटाइटिस के बारे में उसको अग्नि से, रक्त स्रोतस से कोरिलेट करके बताया और उसकी चिकित्सा बताई कि पुनर्नवा उसमें देना चाहिए, कुमारी, कालमेघ, इन सब का यूज करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से आपने हेपेटाइटिस को और उसकी चिकित्सा को एक्सप्लेन किया। आपका पुनः धन्यवाद। अब हमारे साथ मॉडर्न साइड से डॉक्टर पी कार जो कि ऑल इंटरनेशनल फिगर हैं गैस्ट्रो में। डॉक्टर पी कार जिनका 40 वर्ष का एक्सपीरियंस है, वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टर प्रोफेसर रिटायर हैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से। सर डीएम हैं, पीएचडी हैं और आजकल वो एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग विद मैक्स हॉस्पिटल वैशाली एज डायरेक्टर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पी कार फॉर हिज वर्ड्स। सर आप अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। Thank you, Dr. Rajesh, for giving me this an opportunity to speak on viral hepatitis in this country. As you know, that viral hepatitis is the most common cause of jaundice in India. This
there have been several epidemics of hepatitis in this country from time to time, and it has been proved that the most of the epidemics have been because of viral hepatitis E infection. There are three different viruses: hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis E. All these viruses can lead to inflammation in the liver and can cause viral hepatitis. But amongst all these viruses, hepatitis E is the most common virus, which is responsible for most of the sporadic and epidemic cases of viral hepatitis in India. Well, the episode of viral hepatitis particularly occurs during the monsoon period, typically in April, May, June, July. The disease starts like an influenza-like illness. It starts with fever, malaise, nausea, vomiting, and persistent anorexia, loss of appetite. And once the fever disappears, the patient manifests with jaundice, and he starts passing high-colored urine and clay-colored stools. It is the appearance of jaundice and the passage of high-colored urine that brings the patient to a doctor. Now, once he approaches the doctor usually tries to find out what is the cause of jaundice in this patient. In most of the cases, you may be typically getting the history of constitutional symptoms preceding the appearance of jaundice. In some cases, you may not get the history of fever. You may just get that the patient has lost appetite, has an aversion of food, and has a persistent nausea and persistent vomiting. The confirmation that the patient has got viral hepatitis is very simple. You just have to get a liver function test done. The simple LFT, which we call, will show that the bilirubin levels are very high and the transaminases are raised 3 to 5 times the upper limit of normal, and the alkaline phosphatase is normal. Now, if we get a typical picture of the liver function test showing high bilirubin and rise in transaminases, it confirms the suspicion of the doctor the patient has possibly viral hepatitis. Now, next question comes: what is the cause of, what is the virus responsible for most of these cases of viral hepatitis? In clinical practice, usually we ask them to get a serological test done, particularly for IgM anti-HEV and IgM anti-HAV. Between the two viruses, hepatitis E is most common. That is what we ask for. And then, particularly in the children, we often ask for hepatitis A, because that is common in the children, whereas hepatitis E in the adults and also in the middle-aged and elderly people. So the confirmation of the nature of the virus is important, because if we know that the patient is suffering from hepatitis E, both the patient and the doctor gets the assurance that the patient is likely to recover completely without any residual effect on the liver. On the other hand, if the patient happens to be a paramedical person, a doctor, nurse, or paramedical staff, the possibility of a hepatitis B related infection is very likely, and therefore selectively the doctor may look for the presence of hepatitis B infection in the patient. Why is it important to know that the patient has hepatitis B as a cause of viral hepatitis? Because if I know that this particular patient is suffering from acute hepatitis B, I know that the hepatitis B would take at least 4 to 6 months to disappear from the blood. And therefore, the patient needs to be on the follow-up in the outpatient department till serologically he is recovered from acute hepatitis B infection. Hepatitis C is not a very common cause of jaundice in our country. Most of the time, we have to also sometimes distinguish the jaundice episode from other causes which can give rise to jaundice, like any exposure to drugs. There are certain drugs which are toxic to the liver, and it can also give rise to inflammation in the liver. It can also cause drug-induced hepatitis. Similarly, whether the patient has consumed alcohol, because alcohol will also give rise to a clinical picture almost like viral hepatitis, alcoholic hepatitis.
Third, whether the patient got any other condition like biliary obstruction, and stones in the gallbladder, stones in the common bile duct can also lead us to obstructive jaundice. Now the doctor usually takes the help of an ultrasound examination to distinguish the cause of the jaundice. If the patient is suffering from parenchymal liver disease, then there will be no evidence of biliary system dilatation. Whereas if the patient is suffering from obstructive jaundice, the bile ducts would be dilated. The bile ducts will be dilated. Where is he going? Correct? So the bile ducts will be dilated. So the the bile duct will be dilated. So the biliary system is important to be evaluated in a patient with jaundice. So many times, most of the patients ask you, doctor, how long would my jaundice take time to recover? In most instances, the jaundice would resolve on its own on 4 to 6 weeks time. If the course of the jaundice is prolonged beyond 6 weeks, it is known as cholestatic hepatitis, and which needs medical advice and also admission in the hospital for the further management. Many a times, many patients of acute viral hepatitis would persistently vomit. Would persistently vomit and would not be able to take anything orally. And these are the patients who progress to acute liver failure needing hospitalization. The acute liver failure as a complication is also seen in second and third trimester of pregnancy. So when a pregnant woman develops jaundice and we suspect that the patient is likely to have viral hepatitis, these patients usually need to be jointly supervised and medically treated both by a physician and a gynecologist, because they have the risk of progressing to acute liver failure. Well, as far the treatment of viral hepatitis is concerned, there is no specific treatment or allopathic medicine for the treatment of viral hepatitis. Yes, then how do we treat? We treat them symptomatically and manage their symptoms. For example, the patient has got persistent vomiting, we try to give antiemetic. If the patient has got some itching, persistent itching, we try to symptomatically give some drugs for itching. Otherwise, it is expected that the viral hepatitis would resolve on its own without any specific medication over a period of 4 to 6 weeks. And that is why most of the cases of viral hepatitis are treated as an outpatient, with the advice that they can stay at home, but they need to have their liver function test done every 10 days and report to the doctor showing them the LFT, because it would take approximately 4 weeks to 6 weeks for them to recover completely. But then, which are the patients who need admission? Those patients who have persistent vomiting, who is not able to take food orally and is persistently anorectic, these are the patients who need admission because they carry the risk of progressing to acute liver failure, for which the treatment today available is only liver transplant. The other thing which I would like to say is that our government of India has launched a national health program on the eradication of viral hepatitis last year, and with the intention that we should be, if we are following the guidelines of preventive healthcare, that is, if we are ensuring that there is provision for improving the public health sanitation and providing safe drinking water to our public. At the same time, if we ensure that the use of hepatitis B vaccination to the high-risk individuals, the use of disposable syringes and needles, provision of safe blood to the patients who require, which is free of hepatitis B or C infection, probably by the year 2030, we should be able to reach the target and eradicate the viral hepatitis.
I think the country needs time to time, various types of intervention in the form of creating awareness as regards the prevention of viral hepatitis in this country, because this is a benign disease and we expect that most of the patients are likely to recover, except few who will progress to complications. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर कार, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी दी, विशेष रूप से कि कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है, किस सीजन में ये ज्यादातर होता है और इसके क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम इसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं और इसको क्या क्या टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, और इसी के साथ ही भारत सरकार इसके लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, इन सब के बारे में आपने बताया। आपने हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ ही मैं अब नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा, उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर नवदीप शर्मा जो हैं वो पंजाब से संबंध रखते हैं। उनका 22 साल का चिकित्सीय अनुभव है तथा वो क्रॉनिक एलिमेंट्स में, विशेष रूप से हेपेटाइटिस में उनका बहुत ही अच्छा सिद्धहस्त है। वो ज्यादा अपनी प्रैक्टिस जो है वो हेपेटाइटिस के चिकित्सा में ही करते हैं। डॉक्टर नवदीप शर्मा जो हैं वो टीवी पे भी हमने उनको कई बार सुना है, कई चैनल्स में, आज तक में पंजाबी चैनल में हम उनका व्याख्यान कई बार सुन सके हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर नवदीप शर्मा से कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय वैद्य मनोज नेस्त्री जी एंड आदरणीय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, मैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हमारे साथ जो सारे गणमान्य वैद्यगण और डॉक्टर्स आज मौजूद हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ एक बार दोबारा से। और हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस में जो सबसे कॉमन कॉज अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताए, द वायरल हेपेटाइटिस। तो मेरा भी टॉपिक आज मैं वायरल हेपेटाइटिस को ही लेकर के चलूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आयुर्वेद और एलोपैथी का कुछ सामंजस्य स्थापित कर पाऊँ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के केस में। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप सबको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। जब वायरल हेपेटाइटिस की हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस में हालांकि जो सबसे कॉमन वायरसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस हम लोग जो हैं वो हम देखते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये सभी वायरसेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरल हेपेटाइटिस कॉज करने के लिए। इन सब में से जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो जब हम बात करते हैं तो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस सी वायरस एक आरएनए वायरस है। तो यहाँ मेरा प्रयास जो रहेगा आप सबके साथ वो यही रहेगा कि मैं जो आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं एक रोग की, अब उन अवस्थाओं में हमारे पास आ जाता है संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्तम फिर भेदम। सो अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं हमारे आयुर्वेद में जो बताई गई हैं, मेरा प्रयास है कि मैं उन अवस्थाओं के साथ कोरिलेट करता चला जाऊं। तो जब संचय और प्रकोपावस्था की बात करते हैं हम स्टार्टिंग में, तो ये वो फेज है जब हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ और प्रविष्ट होकर के हमारे मिथ्या आहार विहार के कारण या अन्य रीजंस के कारण जो है वो दोषों का जो हम कहते हैं कि संचय हो रहा है, पित्त दोष अधिक बढ़ना शुरू हो गया। फिर पित्त दोष जब अधिक बढ़ा तो उसके बाद स्थान संचय जब इस वायरस का हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर होने लग जाता है, तो ये वो अवस्था है जब जो वायरस है, अगर मैं दोनों अलग अलग प्रकार के वायरसेस को प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर आरएनए वायरस अंदर प्रविष्ट होगा हेपेटोसाइट के तो अलग प्रकार की एक्टिविटी रहेगी, और अगर एक डीएनए वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस है वो अंदर प्रविष्ट होगा तो एक अलग प्रकार की आगे जो चेंजेस आएंगे हेपेटोसाइट के अंदर।
लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो एक बात कॉमन है यहाँ पर वो ये है कि इन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो वायरस है वो हमारी अपनी ही सेल की मशीनरी को हमारे ही अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल करता चला जाएगा। जब वो इस्तेमाल करता चला जाएगा, स्थान संचय अवस्था में वो रोग जो है वो पहुंच चुका है। अब स्थान संचय अवस्था में भी अगर एक बुद्धिमान वैद्य है, और खास प्रकार से आजकल जिस प्रकार से टेस्ट हमारे पास आ गए हैं, HBsAg की वैल्यूज हम करवा सकते हैं, हम HBeAg करवा सकते हैं, अर्थात हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हम करवा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन के अगेंस्ट, या जो भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के IgG और IgM लेवल्स चेक करवा सकते हैं। इन सभी के माध्यमों से हमें ये पता चल सकता है कि रोगी किस अवस्था में है। तो अगर इस अवस्था तक रहते हुए इस रोग का प्रतिकार कर लिया जाए तो मैं कहूंगा ये सबसे आसान है, क्योंकि आज की एलोपैथी जो डायग्नोसिस हैं, जो टेस्ट हैं, उनकी मदद से और एक वैद्य के रोग के पूर्व रूपों को देख करके अगर सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए तो स्थान संचय अवस्था के ऊपर ही इस रोग को बहुत हद तक काबू में लाया जा सकता है। और जैसा कि एलोपैथी में हमें अक्सर बोला जाता है, एलोपैथी के अंदर जो है वो बताया जाता है कि बहुत से व्यक्ति जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो जाते हैं वो आगे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स नहीं बनते हैं। ये बात सुनने में बहुत डिफरेंट है, लेकिन अक्सर मैं इस बात पे जब भी मैं किसी वेबिनार्स में जाता हूं तो बात रखता हूं कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो जाना और हेपेटाइटिस डेवलप हो जाना ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जब स्थान संचय अवस्था तक आते आते इस रोग को आयुर्वेद के माध्यम से हम प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आचार्य चरक ने बोला है कि सुबह खाली पेट गिलोय का सेवन किया जाए, निर्गुंडी का सेवन करवाने की बात भी यहां पर की गई है। तो ये बेसिकली हम अगर यहां तक प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं तो स्थान संचय अवस्था से रोग आगे मूव नहीं करेगा। बट अगर स्थान संचय अवस्था पे हम इसे नहीं रोक पाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेज चाहूंगा कि आप टर्न कीजिए स्लाइड। तो जो नेक्स्ट स्टेज इसके बाद आती है वो व्यक्तावस्था आ जाती है। अब व्यक्तावस्था में इस रोग के लक्षण कुछ कुछ वैसे ही मिलते जुलते होना शुरू हो जाते हैं जैसे कि कामला के अंदर या कुंभ कामला के अंदर, हलीमक के अंदर जो है वो लक्षण हमें बताए जाते हैं। क्योंकि जब ये रोग व्यक्तावस्था में आएगा तो ये वो स्टेज है जब एक हेपेटोसाइट पे जो एंटीजन है वायरस का, वो एंटीजन अटैच हो जाएगा एक हेपेटोसाइट के ऊपर, और जो हमारे टी सेल्स हैं, हमारे टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। खास तौर पे जब हम टी सेल्स की बात करते हैं तो हेल्पर टी सेल्स हैं, वहीं हेल्पर टी सेल्स को अगर हम साइड पे कर दें तो जो टी सेल्स अभी अटैक के मोड में आएंगे प्लाज्मा सेल्स बनने के बाद, वो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर के वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली अटैक कर देंगे अपनी ही बॉडी के हेपेटोसाइट के ऊपर। जब वो अपनी ही बॉडी के हेपेटोसाइट पे अटैक कर देंगे तो ये अवस्था पित्त की अत्यधिक विकृता अवस्था से कोरिलेट की जा सकती है। और जब वो अटैक करेंगे, अब जो वो सेल्स हैं हमारे हेपेटोसाइट्स, वो सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, वहां फाइब्रोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और ये वो स्टेज है जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये दोनों प्रकार की जो बिलिरुबिन्स हैं, इनकी जो वैल्यू है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनकी वैल्यूज बढ़ने के कारण आईज के अंदर, स्क्लीरा के अंदर येलो, हमारी स्किन के अंदर येलोइश, जो हम भेक वर्ण बोल देते हैं, एक बरसाती मेंढक के समान जो वर्ण बताया गया है, वो भेक वर्ण क्यों है? बिलिरुबिन के डिपॉजिट होने के कारण हमारी स्किन के अंदर। और इसके बाद जब ये हमारी ब्रेन स्टेम के ऊपर
जब ब्रेन स्टेम के ऊपर इनकी अधिकता के कारण जो है वो असर आता है, तो हल्का सा फीवर रहना, मैलेज रहना, जीआई ट्रैक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारण वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीजें जो है देखने को मिलती हैं। और इसके बाद व्यक्तावस्था के बाद ये भेदावस्था के ऊपर जो है वो रोग आने लग जाता है। यहां तक ही मैं सिर्फ स्लाइड से आपको प्रेजेंट करना चाहता था। इसके आगे कुछ हर्ब्स हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं आचार्य चरक द्वारा जो कारण बताया गया है कि पांडु की ही प्रवर्धावान अवस्था में सेम दोषों के थ्रू ही ये बताया गया है कि ये रोग जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप देख पा रहे हैं और आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं। और क्योंकि हमारे साथ सब गणमान्य आचार्य हैं जो मुझसे बहुत सीनियर भी हैं, तो मैं श्लोक जो है उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो मैं अभी व्यक्तावस्था की बात कर रहा था, तो हरिद्र नेत्रा, हरिद्र त्वक, हरिद्र नख, फिर हरिद्र आननम, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स व्यक्तावस्था है। और रोग व्यक्तावस्था में इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब केवल मात्र HBsAg पॉजिटिव था, HBeAg भी नेगेटिव था, HBV DNA बहुत अधिक नहीं बढ़ा हुआ था, उस वक्त जो है हमने इस रोग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम ऑल्सो, जनरली एलोपैथी में डायग्नोसिस इस अवस्था में बहुत बढ़िया कर दिया जाता है, लेकिन इस अवस्था में जो रोगी अक्सर मेरे पास आते हैं, मैं ये सुनता हूं कि रोगियों को ये बोला जाता है कि आप अभी, क्योंकि सिम्टम्स कोई नहीं है, क्योंकि वायरल लोड बढ़ नहीं रहा है, HBeAg जो है वो नहीं है आपका ज्यादा, आप क्योंकि एक कैरियर स्टेज में हैं, तो हम अभी वेट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे यही सजेशन है कि हम अगर चाहें तो उस स्टेज के ऊपर आयुर्वेद के आहार, विहार और औषध, आयुर्वेद के आहार, विहार और औषध के माध्यम से, इन तीन माध्यमों से यहां अगर हम चाहें तो हम अपने इम्यून सिस्टम को राइट एट द स्टेप 1 ही जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को व्यक्तावस्था पे जाने से रोकें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम आहार की बात करते हैं, लघु सुपाच्य अन्न जो पित्तवर्धक नहीं हो, हम वो आहार दें। जब हम विहार की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के योगिक प्राणायाम, अगर हम एक व्यक्ति को उस वक्त प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, तो आज योग जो कि पूरे विश्व में केवल आयुर्वेद की धरोहर ना मानी जाकर के एलोपैथी में भी उतना ही एक्सेप्टेबल है, अगर हम केवल योग के माध्यम से विहार का सेवन करवाएं। और विहार में जो दूसरी बात मैं जनरली लोगों को बताता हूं वो है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना और शाम को जल्दी सोना। बहुत फर्क पड़ता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते हैं और इवनिंग में जल्दी सोते हैं। तो हल्का सुपाच्य खाना खाना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना और प्राणायाम करना, इस विहार का भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाता है, और इस विहार में हम जोड़ सकते हैं शीतलीकरण को, क्योंकि कहीं ना कहीं पित्त दूषित है, तो वो सारे प्राणायाम, जिन प्राणायाम से हम पित्त का नियामन कर सकते हैं, अगर उन प्राणायाम का पालन किया जाए तो विहार में हम बढ़िया हो जाएंगे। और जब आ जाती है आगे औषध, तो औषध में कई प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जिन औषधियों को हमारे आचार्यों ने कामला के इलाज में बताया। अब बड़ी बार ये दोबारा से एक डिस्प्यूट वाली चीज आ जाती है कि लोग कहते हैं कि आपको हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, आपका SGOT नॉर्मल है, आपका SGPT नॉर्मल है, लिवर में फाइब्रोसिस नहीं है, और आपको केवल लिवर टॉनिक लेने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि लिवर टॉनिक्स में बहुत से लिवर टॉनिक्स ऐसे हैं जो प्रोवन हैं अपनी एंटी वायरल एक्टिविटी के लिए भी, जैसे कि भृंगराज। अब भृंगराज एक्लिप्टा एल्बा अपने आप में एक लिवर टॉनिक भी है, हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन भी है, वहीं उसके साथ साथ वो एंटी वायरल भी है। तो आयुर्वेद की ऐसी सारी हर्ब्स, इवन अगर हम गिलोय की बात भी कर रहे हैं, गिलोय हेपेटोप्रोटेक्टिव भी है, वहीं उसके साथ साथ जो गिलोय है वो एंटीवायरल भी है। तो ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने बताई तो यकृत चिकित्सा के लिए हैं, बताई तो कामला के अंतर्गत हैं,
लेकिन वो सारी की सारी तिक्त रस प्रधान औषधियां एंटीवायरल और हेपेटोप्रोटेक्टिव दोनों कार्य करती हैं। तो अगर इन सारी औषधियों का सेवन किया जाए तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि व्यक्तावस्था से पहले पहले ही जो ये रोग है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये रोग आगे प्रवर्धमान अवस्था पे जाता है तब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो है वहां जाकर के फिर हमें जब बहुत एडवांस चले जाता है तो रस औषधियों का सेवन जरूरी हो जाता है। वहां मैं अपने पेशेंट्स में सुरेंद्राब्र रस, बृहत लोकनाथ रस और ऐसे कई प्रकार की रस औषधियों को भी यूज करवाता हूं। हालांकि मेरे से जो विभिन्न आचार्य हैं उनके मत भिन्न रहेंगे। कुछ लोग हेपेटाइटिस के अंदर रस औषधियां इस्तेमाल करवाने के अगेंस्ट हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब बहुत एडवांस स्टेज चली जाती है, लीवर में फाइब्रोसिस बहुत हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, एसाइटिस डेवलप करने लग जाता है, ये वो अवस्था है जब केवल मात्र हर्ब्स की जगह पे, क्योंकि रस औषधियों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत आशुकारी होती है, तो वहां कुछ रस औषधियां मैं अपने पेशेंट्स में जरूर इस्तेमाल करवाता हूँ। तो ये कुछ विचार थे मेरे जो मैंने आप सब सीनियर्स के साथ रखने चाहे। मैं आशा करता हूं कि अगर मैं कहीं गलत रहा होऊंगा कुछ बताने में तो मुझे उसके लिए आप लोग क्षमा जरूर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नबी, आपने बहुत ही अच्छे से आयुर्वेद और एलोपैथी का पैरेलल हेपेटाइटिस में बताया कि आयुर्वेद में क्या है, एलोपैथी में कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने आहार व्यवहार के बारे में बताया कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका योग का, प्राणायाम का इस व्याधि में क्या रोल है। चिकित्सा में भी आपने भृंगराज के बारे में, गिलोय के बारे में बताया कि हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही मैं डॉक्टर दिव्या कजारिया जो कि हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं उनके बारे में बताते हुए उनको अनुरोध करूंगा। Dr. Divya Kajaria, at present, she is working as assistant professor in Sarita Vihar All India Ayurvedic Institution. She has 12-year experience. She is MD, PhD from BHU. उनके नाम से लगभग 130 आर्टिकल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में और 4 बुक्स उनके नाम से हैं और टीवी पे भी कई कार्यक्रम वो दे चुकी हैं। So I'll request Dr. Divya Kajaria to present her lecture on this hepatitis. So Divya Kajaria, please. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गुरु नाम गुरु वैद्य पद्म भूषण सम्मानित देवेंद्र त्रिगुणा जी का नमस्कार करना चाहूंगी। उसके पश्चात मैं वैद्य मनोज नेश्री जी को सादर प्रणाम करना चाहूंगी। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया to share my ideas with all the listeners, and I welcome you all today's in the seminar webinar. We are here to discuss about the hepatitis. So first of all, what do you mean by hepatitis? This is made up of 2 words. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, it is made up of the hepatos and itis. So itis mean inflammation. Inflammation is a protective mechanism. First of all, we have to consider that hepatitis is a protective measure. What happens when the body if there is any harmful stimuli, it may be anything irritant, it may be pathogen, it may be any even own body dead cell. Then what happens? Biological tissues start a set of response, biological response. This biological response is known as inflammation. So inflammation of liver tissues is known as hepatitis. Now what happens? This inflammation leads to the liver cell damage, and then it further progress into destruction of the liver cell or death of the liver cell. Then it is known as a hepatitis, as a disease. Now when we come to the hepatitis, then it is again of 2 types, which I wish to tell about my students, that there are acute type of hepatitis and chronic type of hepatitis. One has to understand which phase you are going to treat. When acute phase of hepatitis, what happens? All the liver cells, even diffuse type of the liver cells are involved, and their inflammation is covering all the cells. Here there are again 2 type of the inflammation. One is bridging necrosis and second one is massive necrosis.
The next one is chronic type of the hepatitis, which is again of two types, persistent type and active type of hepatitis, and chronic persistent type of hepatitis. Again, the management differs according to the phase of the hepatitis. The third type of the hepatitis, which is commonly present in the alcoholic, this is steatohepatitis. Here's what happened. The fat globules are deposited in the liver cell. This may be microvascular or macrovascular. Depending upon the stage, when it causes infiltration of the liver cell, it causes inflammation and then necrosis. Here, when I use the term necrosis, you have to understand that there are two types of the death of the liver cell. Either it may be necrosis, either it may be apoptosis. Apoptosis, cell membrane integrity is never lost, whereas in necrosis, there is always inflammation. Liver is a very, you can say it is a dual organ. It works as an excretory as well as secretory function. In one hand, it excretes bile. When we are talking about the hepatitis, ultimately we go for the jaundice, and jaundice is nothing but excretion, but excessive amount of bilirubin in the blood. So we have to understand what we are bilirubin and what we are treating. Bilirubin is a metabolic product of bile, is a metabolic product of heme. आपके ब्लड में जो खून में आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज टूटती हैं, उसमें से हेमी अलग होता है और ग्लोबिन अलग होता है. हेमी में से फिर बिलिरुबिन आता है. ये बिलिरुबिन जो है वो लीवर में जाता है. ये बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड रहता है. ये बिलिरुबिन जब तब जाके ये कंजुगेट होता है. जब बिलिरुबिन कंजुगेट होता है तभी वो बिलिरुबिन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में आता है और इंटेस्टाइन में आ सकता है. इंटेस्टाइन में आने के बाद वो स्टूल और यूरिन के द्वारा बाहर निकाला जाता है. अब जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो एक्यूट और क्रॉनिक, इसी तरह से स्टीटोहेपेटाइटिस. जब ये हेपेटाइटिस के जो कुछ प्रोड्रोमल साइंस होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, जीआईटी अपसेट, किसी पेशेंट में आर्थ्रेल्जिया या सीरम सिकनेस सिंड्रोम, इन स्पेशली इन हेपेटाइटिस बी पाया जा सकता है. साइन एंड सिम्टम्स पे इट में appears as a jaundice. तो jaundice में ये जानना जरूरी है कि it may be hepatocellular jaundice or it may be cholestatic type of the jaundice. When the hepatocytes are the basic functional unit of the liver. Liver is again made up of lobes, and lobes are made up of lobules. Lobules are again made up of hepatocytes. In each lobules there are two plates of hepatocytes. Between the two plates of hepatocyte there is biliary canaliculi. So what happened? The bile filtered from the hepatocyte get collected from the bile ducts and then stored in the gallbladder and then come to the duodenum when it is required. Jaundice occurs when the liver cell are not able to metabolize the bilirubin, and when it is into the blood, its concentration raised. So what happened? Jaundice is again of two types. Once when the liver cell are not able to metabolize, then it is known as the hepatocellular jaundice, and when there is obstruction of the bile flow, then it is known as the cholestatic type of the jaundice. Now this hepatitis may complicate into acute type of the liver failure or maybe chronic liver failure. When the liver function is not up to the mark to meet the physiological demands of the body, then it is known as the liver failure. It may be acute. Very rarely it occurs, acute fulminant type of the liver failure and chronic liver failure, which we commonly known as a liver cirrhosis and liver fibrosis. In liver cirrhosis, what happens? The liver architecture is destroyed. Not only liver architecture, but also destruction of the liver vasculature. So this is very important to note here that liver is what is the immune status of the liver. The immune system of the liver play a very vital role in the functioning of all the immune system of the body. लीवर में जो टी सेल होती हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया, नवीन जी ने, कि लीवर में जो एंटीजन को पहचानने की क्षमता होती है वो दैट इज ड्यू टू टी सेल. और लीवर की जो टी सेल होती हैं उसमें ही एक ऐसा होता है कि जिसमें डेल्टा और गामा यूनिट होती है. इसके कारण ये नॉन प्रोटियोजेनिक जो
एंटीजन्स होती हैं उनको भी पहचानने की क्षमता रखती है। लीवर सेल के पास डेंड्राइटिक 3 तरह लीवर में 80% हेपेटोसाइट्स होती हैं, बाकी जो हैं वो नॉन हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, जिसमें कि कूपर सेल, स्टीलेट सेल, एंडोथेलियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कूपर सेल जो होती हैं वो बोन मैरो से मोनोसाइट्स होती हैं बेसिकली, और इनका काम होता है फेगोसिटिक। ये जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इनको इनगल्फ करती हैं। एंड देयर वन फंक्शन इज ऑल्सो टू स्टिमुलेट द स्टीलेट सेल। स्टीलेट सेल जो होती हैं वो फैट डिपोजिशन का काम करती हैं, बट व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय द कूपर सेल देयर वर्क इज चेंजेस एंड दे वर्क एज ए कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल, and not only that they also produce cytokines. So at this phase they are causing the cirrhosis. So cirrhosis is again due to chronic persistent type of the inflammation. So first of all you have to understand that there is an inflammation which may be persistent, which may be active, which may be अपने आप भी self limiting होती है, but which occurs in the acute type of the hepatitis. Acute hepatitis is self limiting disease और उसमें रिकवरी ज्यादातर हो जाती है। chronic जो इन्फ्लामेशन होता है, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, दैट में प्रोग्रेस इनटू द कार्सिनोमा तक जा सकती है। अब हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो जैसा कि हमने हेपेटाइटिस में देखा, हेपेटाइटिस इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय द वायरस, इट मे बी एल्कोहल, इट मे बी एनी इरिटेंट, इट मे बी इवन बॉडी ओन सेल दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। एनीथिंग दैट कैन हार्म टू द लिवर सेल कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, सो दैट इज नोन एज द हेपेटाइटिस। नाउ व्हेन वी कम टू द आयुर्वेद, वेरी फर्स्ट व्हेन यू से दैट द ग्रहणी के बाद पांडु रोग का वर्णन किया है, तो जब पांडु रोग की चिकित्सा का वर्णन करते हैं तो चक्रपाणी लिखते हैं कि ग्रहणी रोग में ग्रहणी चिकित्सक हैं क्रियामाणे हैं तीक्ष्ण आदि नाम है। बहुत ज्यादा तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करने के कारण पित्त का प्रादुर्भाव, पित्त का ज्यादा प्रकोप हो जाता है, इसलिए पित्त प्रधान पांडु रोग का वर्णन किया गया है। बट इन माई सेंस व्हाट हैपेंस इन द लीवर, देयर इज अ डुअल सप्लाई। Whatever we eat is digested and assimilated by the intestine, but through portal vein, which is again. डॉक्टर दिव्या, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका सिस्टम शायद हैंग हो गया है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डॉक्टर दिव्या कजारिया से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर साक्षी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साक्षी रिसर्च ऑफिसर हैं CCRS में, उनका 22 साल का चिकित्सीय अनुभव है। वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग इन CCRS इन पंजाबी बाग यूनिट। डॉक्टर साक्षी जो हैं उन्होंने 15 के लगभग अनुसंधान रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर रही हैं। उनका जो मेन प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो हर्बो मिनरल प्रेजेंट प्रेपरेशंस का रहा है, हाइपरटेंशन का रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति इन्वेस्टमेंट स्केल में उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक हेल्थ असेसमेंट टूल्स में उन्होंने काम किया है, और उनका जो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था आयुष रसायना का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो एलोपैथी का है अंसारी रोड, उनके साथ उन्होंने आयुष रसायना पे भी अपना एक प्रोजेक्ट किया है। उनके नाम से कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके शोध पत्र जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं उन्होंने, और उनका जो विभिन्न रिसर्च कार्यों में बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साक्षी शर्मा को कि वो अपना लेक्चर प्रारंभ करें। डॉक्टर साक्षी प्लीज। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरक परम श्रद्धेय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी को मैं नमन करती हूँ,
और आयुष मंत्रालय के जो सलाहकार वैद्य मनोज नेस्री जी हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में है, उनको भी सादर नमन करती हूँ। साथ ही नमन करती हूँ सभी हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनको और हमारे सुनने वाले सभी वैद्यगण और स्टूडेंट्स को। मेरा जो आज का विषय है वो, चूंकि मैं अभी जैसे आप बताया हमारे मॉडरेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने कि मैं रिसर्च से संबंधित हूँ, तो अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बार बार बोला कि बहुत सारी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं हेपेटाइटिस में, और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सत्य भी है। पर वो किस तरह से काम करती हैं, क्या सारी ही ड्रग हम कभी भी दे सकते हैं, किस तरह से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से अलग अलग समय पर सिरोसिस की अवस्था है तो किस तरह से, हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन की अवस्था है तो किस तरह से, अगर डिजेनरेशन हो गया है तो किस तरह से। अब जैसे अभी दिव्या ने भी बताया कि अगर वहां पर हिपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस डेवलप हो गया, या हिपेटोसाइट्स इन्फ्लेम्ड होकर डेड हो रहे हैं, इस तरह उस अवस्था में, या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर हो गया है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज आती है हेपेटाइटिस की कंडीशंस में, तो उसमें हम किस तरह से इन औषधियों को, इन हर्ब्स को प्रयोग करते हैं डिफरेंशिएट करके। तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत अच्छी है, गिलोय बहुत अच्छी है। हमारे सलाहकार मनोज नेस्री जी ने भी हमें बताया कि हम गिलोय का प्रयोग करते हैं, भृंगराज का प्रयोग करते हैं, कालमेघ का प्रयोग करते हैं। मगर मेरे प्रेजेंटेशन का आज जो मुख्य ध्येय है वो ये बताना है कि किस तरह से रिसर्च इन पर हो चुकी है और इनके मोड ऑफ एक्शंस। हम आयुर्वेद की दृष्टि से तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रिसर्च के आधार पर इनमें क्या ऐसे गुण हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पर हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मुख्य विषय है वो है रिसर्च बेस्ड जो एविडेंसेस हैं रिगार्डिंग हर्ब्स, जो हम मेडिसिनल हर्ब यूज करते हैं, उनमें जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस क्या कहता है, ये मेरा मुख्य विषय है। और इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रारंभ करूंगी, जिससे कि आपको भी, जो लोग बहुत अच्छे से इन ड्रग्स को जानते हैं, उनको भी ये डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि कहाँ पर, कौन सी स्टेज पर हम कौन सी ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा विषय है रिसर्च बेस्ड एविडेंस रिगार्डिंग रोल ऑफ हेपेटोप्रोटेक्टिव हर्ब्स इन हेपेटाइटिस। सबसे पहले मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हेपेटाइटिस, जैसा कि हम सुबह से ये कहते आ रहे हैं कि हेपेटाइटिस किल्स थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब एंड रैंक्ड एज ए सेकंड मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, yet awareness about hepatitis among people is too low, very low, and not identified purely at the primary level due to syndromic presentation। जब भी इसके लक्षण आते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के एक सिंड्रोम के रूप में लक्षण आते हैं, इसलिए हम इसको डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं, एज ए फिजिशियन भी इवन नहीं कर पाते हैं समटाइम्स। 78% of global carriers of hepatitis B reside in Asia, unfortunately. Hepatitis B is highly endemic in much of the Southeast Asia regions। और जो लेटेस्ट डाटा है, एज पर डाटा पुट अप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, around 4 crore people are suffering from hepatitis B in India and almost 1.2 crore have hepatitis C। आउट ऑफ ऑल 1.5 लाख, 1.5 लाख लोग हर वर्ष हेपेटाइटिस से भारतवर्ष में मरते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और जानें। सो ये सेकंड स्लाइड में रखती हूँ इस तरह से कि हेपेटाइटिस एन अर्जेंट पब्लिक इशू। व्हाई? मोस्ट ऑफ दीज कैरिंग हेपेटाइटिस, जो भी कैरियर्स हैं, जो कैरी कर रहे हैं हेपेटाइटिस को, डू नॉट नो इवन दे हैव इट। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम हेपेटाइटिस से पेशेंट सफर कर रहे होते हैं और उसको पता ही नहीं होता। इवन द फिजिशियन डोंट नो। जब वो उसके पास आता है तो हम दूसरी ही चीजों में उलझे रह जाते हैं या सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं, मगर नहीं जान पाते कि हेपेटाइटिस भी हो सकता है। दे कैन अननोइंगली, जिनको नहीं मालूम कि वो कैरियर हैं, दे कैन अननोइंगली ट्रांसमिट इट टू अदर्स एट एनी टाइम इन देयर लाइफ। So, unable to treat hepatitis effectively due to many reasons, such as understanding of the pattern of hepatitis B transmission। हम ये नहीं समझ पाते कि उसका पैटर्न क्या है, हम ये नहीं समझ पाते उसका पैथोजेनेसिस क्या है, और एंटीवायरल ड्रग का रेजिस्टेंस एक हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी जो हमारे सामने चैलेंज के रूप में आती है। सो बहुत आवश्यक है हर कंट्री के लिए कि वो एक हेल्थ केयर पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करे
for invention and research and to allocate resources accordingly. ये बहुत आवश्यक है, बहुत ही अर्जेंट इशू है. हेपेटाइटिस जैसे अभी बहुत सारे स्पीकर्स ने बात की, तो मैं शॉर्ट में, बिकॉज मुझे प्रीफेस एक यहाँ पर रखना था इसलिए मैं रख रही हूँ. Everybody knows it's an inflammation of liver, most commonly caused by A, B, C, D, E virus, and it is of two type, acute and chronic. But as Divya said, non-viral hepatitis can also cause due to toxins, notable alcohol, certain medications. बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारी medications ऐसी हैं जिनको हम बहुत continuously लेते हैं, overdose में लेते हैं, तो उनसे hepatitis create होता है. And some industrial organic solvents also, other infections also, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं. एंड ऑटो इम्यून डिजीज, एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी डेवलप होता है जब हमारी ही सेल हमारे लिवर सेल्स के लिए इन्फ्लेमेशन का कार्य करने लगती हैं, तो इन्फ्लेमेटरी हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस डेवलप होता है. नेक्स्ट, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब हम एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? As main function of the liver is to filtrate toxins and chemicals from the blood. as हम समझते हैं कि लिवर का काम क्या है कि वो टॉक्सिन्स और केमिकल्स को ब्लड से निकालता है और प्रोटीन और शुगर को यूजफुल सब्सटेंस में स्टोर करता है और जब आवश्यकता पड़े उसको बॉडी को देता है. इन डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ लिवर, द प्राइमरी गोल, जब भी हम लिवर की डिजीज को ट्रीट करते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा उद्देश्य क्या होता है, आयुर्वेद की ड्रग्स का उद्देश्य क्या होता है? टू इनहेंस लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. हमें, क्योंकि उसकी काम ही डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाना. टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फर्दर लिवर डैमेज, और आगे और डैमेज ना हो पाए, ये हमारी औषधियों का मुख्य ध्येय होता है. As significant and safe agents are not available in modern science, so we use, therefore due importance have been given globally to develop plant-based hepatoprotective drugs which are effective against a variety of liver disorders. तो बहुत ही संक्षेप में ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी हर्ब्स हैं और बहुत ज्यादा उपयोगी हैं हेपेटाइटिस की कंडीशंस में. तो यहाँ एक और पॉइंट में रखना चाहती हूँ, व्हाट इज यूनिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा? Why only Ayurveda has a potential in this core area of liver disorder? System approach और science of wholeness is the unique philosophy of Ayurveda. Ayurveda कहता है कि wholeness, हम डिजीज को भी एक होलनेस के रूप में देखते हैं. ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसी ऑर्गन का डिजीज है उसी को हमें टारगेट करना है, और एक पेशेंट को भी एक होल, पूरे शरीर पर उसका क्या प्रभाव है, जो भी हम औषधि देंगे, जो भी उसका डिजीज हो रहा है, ये सब भी आयुर्वेद का उद्देश्य है देखना. When multiple cell types and diverse pathway contribute to disease, जब बहुत सारी सेल टाइप्स और बहुत सारे पाथवे एक डिजीज को बनाने में काम करते हैं, तो why a single molecule cannot actually be effective in modulation of multiple target? इसीलिए जो कंडीशंस हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज हैं, वो बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं जो आयुर्वेद की हैं. तो हर्बल मेडिसिन रिप्रेजेंट combinatorial chemistry of nature with vast array of chemical compounds that can deal with multiple target simultaneously. तो ये इस यूनिक अप्रोच के साथ हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसके मैं विशेष रूप से अपने फिजिशियंस को, जो हमारे आदरणीय वैद्यगण हैं, उनको कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा कोर एरिया हमारा है. इसको बहुत अच्छे से समझ के डिफ्रेंशिएट करके हम प्रयोग कर सकते हैं. हम जब हर्बो प्रोटेक्टिव हर्ब्स यूज करते हैं तो हम सभी उनको, सभी बहुत भली बातें जानते हैं. बहुत सारे नाम अभी आए, गिलोय है, किरात तिक्त है, कुटकी है, घृत कुमारी है, भृंगराज है, और दारू हरिद्रा है, और शरपुंखा है. बहुत सारी इस तरह की औषधियां हैं जिनको हम सभी जानते हैं. जैसे मनोज नेसरी जी ने भी बताया कि यकृत अग्नि का स्थान है, पित्त का स्थान है. तो अगर हम पित्त अग्नि को प्रबुद्ध करते हैं या अग्नि को जागृत करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर हो जाती है. ये बिल्कुल सही बात है. और ये जो औषधियां हम प्रयोग करते हैं जो तिक्त रसात्मक विशेष रूप से होती हैं, तो मैं यहाँ पर जो हम सभी सोचकर प्रयोग करते हैं वो विषय यहाँ रख रही हूँ. तिक्त कटु रस होता है, दीपन और पाचन उनका मुख्य कर्म होता है, और दीज हर्ब्स आर मेनली अग्निवर्धक. वो जठराग्नि को, धात्वाग्नि को प्रबुद्ध करती हैं. और दीज रस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, जो रस हैं ये हमारे कटु और तिक्त रस, उनकी भी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं. तो एनी हाउ ये जितनी भी औषधियां हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम गुणात्मक दृष्टि से देखें या वीर्य की दृष्टि से देखें, या हम उनके विपाक और अगर गुणों की दृष्टि से देखें, तो वो सभी अग्नि को प्रबुद्ध करने वाली है, ऐसा हम सोचते हैं. ये हमारी सोच है.
बट इसके आगे ये जब इस सोच से जब हम बात करते हैं तो हम इसको हेलो और आयुर्वेदिक जो फील्ड वाले लोग हैं उनको समझा नहीं पाते हैं, या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब हम बात रखें कि हमारी गिलोय इसलिए बहुत अच्छा काम करती है कि तिक्त रसात्मक है, तो हम नहीं कह पाते। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो अभी आगे की स्लाइड्स आपके सामने रखना चाहूंगी वो रिसर्च बेस्ड जो वर्क हो चुके हैं उसमें किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये बताने की कोशिश करूंगी मैं आपको। जैसे हम सभी जानते हैं कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफालियस, इससे ऊपर कोई इसको कहा गया है कि भिषक प्रिय, ये एक औषध है जो हर वैद्य को प्रिय होती है। इसके गुण ही इस तरह के हैं। तो आप शुरू में देखिए हिपेटोप्रोटेक्टिव है, एडेप्टोजेनिक है। एडेप्टोजेनिक का मतलब है कि जितने भी स्ट्रेस हमारी बॉडी लेती है उसको एडेप्ट करने में हमें हेल्प करती है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज है इसकी, और एंटी फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी है। तो पहली ही लाइन में जो दो वर्ड आए हैं हिपेटोप्रोटेक्टिव और फाइब्रोलिटिक। फाइब्रोलिटिक जो स्टेज है, फाइब्रोलिसिस ऑफ लिवर जो स्टेज है, वो हिपेटाइटिस की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है जिसके लिए लीवर का फाइब्रोस्कैन कराया जाता है। जब भी हिपेटाइटिस की स्टेजेस बढ़ती हैं तो लिवर का काठिन्य बढ़ता है, कठिन होना, उसकी सेल हार्ड होना शुरू हो जाती है जिसको फाइब्रोलिसिस कहा जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिलोय एंटी फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी भी है, तो हमें समझ लेना चाहिए ये एंटीवायरल नहीं है। जो ये इसके मेन एक्शंस हैं उस पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हिपेटोप्रोटेक्टिव है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी जो सप्रेशन, हमारा जो डीरेंज्ड हिपेटिक फंक्शन है, अगर फंक्शन डीरेंज हो जाता है लिवर का तो हमारी इम्यूनोसप्रेशन सबसे ज्यादा होती है। उस समय में भी गिलोय टीनोस्पोरा बहुत अच्छा काम करती है। और जैसे अभी दिव्या ने भी बताया, जो कुफर सेल्स हैं वो मेजर डिटर्मिनेंट है आउटकम ऑफ लिवर इंजरी के। जब भी लिवर इंजरी कितनी हुई, कैसे हुई, तो कफर सेल्स से हमें पता चलता है। द इफेक्ट ऑफ टीनोस्पोरा ये देखा गया है यूजिंग कार्बन क्लियरेंस टेस्ट की, ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है, और जब इसके फंक्शन को वो सेल्स बता पाती हैं। तो यहाँ आपने ये तीन चीजें देखी। अब नेक्स्ट आप देखिए कि ये स्टडी है, ये मैंने इसलिए रखी है यहाँ पर, बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगी, पर शॉर्ट इसके जो आउटकम है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एंटी हिपेटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी, जब भी टॉक्सिन से लिवर परेशान होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, उस कंडीशन में गिलोय वर्क्स अ लॉट। ये स्टडीज से साबित फैक्ट है। फाइब्रोसिस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक रेट मॉडल में जो किया गया, क्रॉनिक लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस की जो सेकंड स्टेज है, क्रॉनिक जब स्टेज आती है तो वहां पर गिलोय वर्क्स अ लॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन इश्यूज मैंने आपको बताया, फाइब्रोलिसिस ऑफ लिवर, सेकंड इन्फ्लेमेटरी और जो हिपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ लिवर है, और थर्ड इम्यूनोसप्रेशन जो है लिवर के इन्फ्लेम्ड होने की वजह से। उन तीनों कंडीशंस में गिलोय या टीनोस्पोरा बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड ड्रग हम पिपली की बात करेंगे। सभी जानते हैं एंटी एस्थेमेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, हाइपोकोलेस्ट्रेमिक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टिविटी है। मगर विशेष रूप से जो इसकी स्टडीज लिवर से रिलेटेड आई हैं, इसमें जो एल्कलॉइड्स हैं, पाइप्रिन, पाइपरलॉगेमिन, पाइपरलॉगेमिनिन, वो रीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स में, जब हिपेटोसाइट वीक पड़ जाता है, जब वो बीमार हो जाता है इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से, उसकी रीजनरेशन में। तो यहाँ मैं एक बात और आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, किसी भी चीज में रीजनरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी मरती हुई चीज को आप जागृत कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काम पिपली कर सकती है। और इसका जो नीचे मैंने स्टडी का रेफरेंस, में कोई भी बात अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये सब हैं जो अप्रूव्ड और हो चुकी बातें हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज से साबित कर दिया गया है। तो पाइपरलॉन्गम का मिल्क एक्सट्रैक्ट CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके टॉक्सिकेशन से क्लोराइड के टॉक्सिक करके हम इंड्यूस करके टॉक्सिन फिर देखते हैं, तो उसमें मिल्क एक्सट्रैक्ट का जो हिपेटिक डैमेज हो चुका है उसमें पिपली बहुत अच्छा काम करती है। तो दो बातें इस स्लाइड से बात आई, एक रीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट और एक इनटॉक्सिक इफेक्ट जो है हिपेटिक डैमेज पर, उसमें पिपली का जो रोल है वो। अब नेक्स्ट आप देखिए कि इसमें ही हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग जब की गई, जब पिपली मिल्क एक्सट्रैक्ट ऑफर किया गया पेशेंट को, तो फैटी चेंजेस इन हेपेटिक सेल्स, हम कहते हैं कि फैटी लिवर हो गया है,
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है अगेन लिवर को एक स्लगिश रूप में भेजने के लिए, कि लिवर धीरे धीरे, हम फैटी लिवर के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो इस तरह की अवस्थाओं में जब प्रोटेक्शन, उन हिपेटोसाइट्स को प्रोटेक्शन चाहिए होती है और फैटी लिवर के जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनको ठीक करने के लिए पिपली बहुत अच्छा काम करती है। एंड एविडेंस डिक्रीज इन लेवल ऑफ सीरम एंजाइम्स, ये भी जो एंजाइम्स थे उनके डिक्रीज लेवल को, जो अलग उल्टे एंजाइम्स हैं, बिलीरुबिन बढ़ रहा है, डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ रहा है, इसको कम करने में भी पिपली का बहुत ज्यादा योगदान है। और रीजेनरेटिंग लिवर सेल्स अराउंड द नेक्रोटिक एरिया, जहां इश्चेमिक कंडीशन से, नॉन सप्लाई से ऑलरेडी नेक्रोसिस हो चुका है, उसके आसपास की सेल्स को रीजनरेट करने का काम पिपली करती है। तो वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द हर्ब्स आल्सो। एंड नेक्स्ट जो हर्ब है वो मैं बोरहेफिया डिफ्यूजा, त्रिगुणा जी ने भी बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया। इसको शोथग्नि कहा जाता है और मैंने पहली लाइन में ही एक लाइन ली हुई उसके, इवन हमारे ट्राइब्स में ट्राइबल लोग भी जानते हैं इसके उपयोग को और इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सेकंड लाइन में आप ध्यान दीजिए कि ओडिमा और असाइटिस रेगुलेटिंग फ्रॉम अर्ली सिरोसिस ऑफ लिवर, बहुत सारे पेशेंट आपके ओपीडीज में आते होंगे जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ है, ड्रिंकन, बहुत ड्रिंक करने की हिस्ट्री होती है और उनमें ओडिमा और एसाइटिस मिलता है। एसाइटिस कभी भी एक डिजीज, इंडिविजुअल डिजीज के रूप में नहीं आता, ऑलवेज इट इज एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। तो इस तरह के जब ओडिमा और एसाइटिस के केसेस हमारे सामने आते हैं या क्रोनिक पेरिटोनाइटिस हुआ है उसको, तो उस अवस्था में ओडिमा और एसाइटिस को क्योर करने के लिए पुनर्नवा बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो हमें ये डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। हम पेशेंट के आते ही, कोई लिवर डैमेज का पेशेंट आया, हमें सिर्फ आरोग्यवर्धनी नहीं क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दे देना, ऐसा नहीं सोचना। इस वक्त का इरा इस तरह से ट्रीटमेंट करने का नहीं है। वी शुड डिफरेंशिएट द हर्ब्स आल्सो, अवर द्रव्यास आल्सो, एंड वी शुड यूज वेरी कॉन्शियसली किस में क्या देना है। तो इफेक्ट ऑफ इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ रूट देखा गया लिक्वर इंड्यूस्ड हिपेटोटॉक्सिसिटी में, जो शराब पीते हैं उसमें जो हिपेटोटॉक्सिसिटी हुई उसमें, उसी से रिलेटेड ओडिमा और एसाइटिस हुआ उसमें पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड जो और चीजें आई उसने और क्या शो किया, रिडक्शन इन फैट डिपॉजिट। अगेन जो फैटी लिवर की बात मैंने की उसमें फिर से पुनर्नवा बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रोटेक्ट्स द रेट्स फ्रॉम हिपेटोटॉक्सिक एक्शन बाय डिक्रीजिंग द सीरम, ये जितने भी हैं इनको डिक्रीज करके हिपेटोटॉक्सिक एक्शन शो करती है। फिर से अंडरलाइन मैंने किया है थर्ड लाइन में, एंटी फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी, फिर से एंटी, ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी है पुनर्नवा की। फिर से फाइब्रोसिस ऑफ लिवर को, तो कितनी बातें सामने आई, ओडिमा, एसाइटिस, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर और हिपेटोटॉक्सिसिटी, ऐसी कंडीशंस में पुनर्नवा वर्क्स अ लॉट, बोरहेविया डिफ्यूजा वर्क्स अ लॉट। ये स्टडी नीचे वाली स्टडी है जो पूरा आपको इसमें क्लियर बता भी रही है कि किस तरह से ये सामने आया। और एक लाइन और नीचे है, हिपेटोसाइट एंड वॉल्यूम ऑफ बाइल, बाइल के वॉल्यूम को भी ये इंक्रीज करता है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा या कालमेघ की, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रग है, मगर क्या डिफरेंशिएशन है उसका, एक्टिव कांस्टेंट शोड अ सिग्निफिकेंट डोज डिपेंडेंट प्रोटेक्टिव एक्टिविटी अगेंस्ट पैरासिटामोल इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। हम जानते हैं बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो ड्रग अपने आप में एक टॉक्सिक होने का काम करती हैं ओवरडोज में या कंटिन्यूअस यूज में, तो वो हमारे लिवर के लिए, बिकॉज लिवर ही सारी ड्रग्स को प्रोसेस करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो पैरासिटामोल भी एक उनमें से बहुत फेमस ड्रग है जो टॉक्सिसिटी इंड्यूस करती है। तो ऐसे एक रेट के सैंपल में, ऐसी एक स्टडी में देकर देखा गया और उसमें एंडोग्राफिस का रोल सामने आता है कि वो इस टॉक्सिसिटी को कम करता है। एंड इट ब्लॉक्ड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल ऑन सर्टेन एंजाइम, जो टॉक्सिक इफेक्ट पैरासिटामोल एंजाइम्स को दे रहा था बाइल लिवर के, उसको रोककर और जो हिपेटिक सेल पर जो प्रभाव पड़ रहा था उसको रोकने में एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा या कालमेघ बहुत कार्यकारी है। नेक्स्ट, और इसी में अभी हमने बात की कि वो पैरासिटामोल, एंड सेकंड आप देखिए कि हमने इंड्यूस करके भी, आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस करके देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जब हम रेट पर
एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में काम करता है। तो इसको इंड्यूस करके भी हम देखते हैं कि वो टॉक्सिसिटी को, ये एक प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट का तरीका है। और एसिटोमिनोफेन जो है वो ड्रग है, वो भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इनको हमने जब देखा गया तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को भी एंडोग्राफिस या काल में कम करता है। और एक नेक्स्ट लाइन मैंने फिर अंडरलाइन किया, कॉलिरेटिक इफेक्ट। कॉलिरेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिक्रीशंस बाइल देता है, बाइल जो एंजाइम्स बाइल से निकलते हैं, लिवर से बाइल मतलब बाइल सॉल्ट और ये सब निकलता है, उसको सभी को इंक्रीज करना भी कॉलिरेटिक इफेक्ट है। वो किसका है? एंडोग्राफिस ग्रैनिकुलाटा का। और स्टिमुलेटेड इम्यून सिस्टम, और जब ये सब कुछ करेगा, टॉक्सिसिटी को भी कम करेगा और साथ में उसके सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। तो ये, और नीचे वाली लाइन देखिए, बहुत साइंटिफिक है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के जो साइटोकाइनेंस हैं, ऑफ साइटोकाइनेंस फ्रॉम इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तो ये एक मार्कर भी होता है। साइटोकाइनेन इज ए मार्कर ऑफ दिस इम्यूनिटी आल्सो। तो इनसे भी हम फाइंड आउट कर पाए हैं कि ऐसा ये करता है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा। नेक्स्ट, भूया आम्ल की बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इट्स ए हेपेटाइटिस ड्रग यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस बी। बट डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एंडोग्राफिस करता है, क्या ये करता है, और ये जो करता है वो क्यों करता है। इट इज प्रूव्ड एंटीवायरल ड्रग इन हेपेटाइटिस बी, सभी लोग जानते हैं, इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। इन द प्रीलिमिनरी स्टडी कैरीज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस वाज ट्रीटेड विद प्रिपरेशन ऑफ, ये ऐसे एक स्टडी किया गया जिसमें ये पाया गया कि ये ट्रीटेड पेशेंट हैड लॉस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और सेकेंड, एन इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में मैं बताती हूँ कि जो पॉलीमरेज और डीएनए है, किसी भी वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए आरएनए या डीएनए का जो है रेप्लिकेशन आवश्यक होता है। तब इसके डीएनए के, जो हेपेटाइटिस बी के डीएनए के रेप्लिकेशन को कौन रोकता है? वो भुई आंवला रोक लेता है। इसीलिए वो वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता, इंक्रीज नहीं हो पाता, रीजनरेट नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये एक एंटीवायरल ड्रग के रूप में काम करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर नहीं है, वी शुड वेल नोन, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर नहीं है, ये सिक्रीशंस को बहुत नहीं बढ़ा रहा है, पर क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एजेंट है for hepatitis B especially. तो ये हम भुई आंवला के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड, इसी के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगी। फाइलेंथस नेरूरी, ये भी भुई आंवला की बात हमने की और स्टडी का यहाँ सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखा गया। पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया इसमें हेपेटोसाइट्स में। तो एक्सट्रैक्ट जो है वो फिर से टॉक्सिसिटी को, पैरासीटामोल इंड्यूस्ड एक्यूट लीवर डैमेज को भी रिपेयर करता है। तो दो बातें फाइलेंथस के बारे में या भुई आंवला के बारे में बात आई। स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को रोकता है और साथ में ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी को भी रोकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बारबेरिस सलिस्टाटा की। सभी लोग, बहुत लोग दारू हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो ये काम कैसे करती है, क्या करती है? द मेजर एल्कलॉइड ऑफ दिस प्लांट इज रिपोर्टेड टू बी बारबेरिन, एवरीबॉडी नो इट। हाउ इट वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। जो इसकी है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जब भी कहीं किसी भी ऑर्गन में या बॉडी में डिजेनरेशन होता है, उसके लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द मेजर रीजन, और वी कैन से द फ्री रेडिकल, दो बातें हम कहते हैं। तो उस अवस्था में हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी देखी गई बारबेरिस की, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इसकी है। तो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी में हम जब बारबेरिस का प्रयोग करें तो हमें मालूम है कि अलोन हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बस एडिशनल इसको दे सकते हैं। बिकॉज ये क्या करेगा कि ये उसके साथ, जिस भी औषधि के साथ दिया जाएगा उसके साथ देने पर लिवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। सो इट वर्क्स लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी आप देख रहे हैं, इसका फोटो है, इसका पिक है, जब इसके यूजफुल पार्ट जो हम यूज करते हैं इसका। तो बारबेरिन का ये बहुत सारी स्टडी का इसमें ये दिया है मैंने कि क्या करता है, और सर्टेन वो मैं बात पहले बता चुकी हूँ। तो इस स्टडी का रेफरेंस इसमें यहाँ पर दिया है हमने, दारू हरिद्रा का। नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट हम बहुत ही फेमस जो ड्रग है कुटकी, जिसको हम प्रयोग करते हैं, तो कुटकी में भी हमें फिजिशियंस को स्पेशली वी शुड नो क्या डिफरेंस है। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पिक्रोराइजा इज कंप्राइज्ड ऑफ कुटकोसाइड है, इरिडोबॉइड, ग्लूकोसाइड लाइक पिक्रोसाइड्स 1, 2, 3 ये सब हैं इसमें। Hepatoprotective action of picoraza may be attributed to its ability to inhibit the generation of oxygen ions को generate करता है और scavenge करता है free radicals को। तो मैंने अभी बताया oxidative stress और free radical, तो free radicals को साफ करने का काम कुटकी बहुत अच्छे से करती है। एंड सेकेंड, ऑक्सीजन जो आयंस है उनको जनरेट करती है, तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस में आया हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो दो बातें हम कुटकी की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट, वी शुड रिमेम्बर कि वो क्या कर रही है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ लिवर को कम कर रही है और फ्री रेडिकल को खत्म कर रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने स्लाइड जो स्टडी हुआ है इससे रिलेटेड वो मैंने बताया कि लीवर की टॉक्सिसिटी, वैरायटी ऑफ, यहाँ पर मैं ध्यान एक बार चाहूंगी, इस अंडरलाइन वाली लाइन पर आप ध्यान दें, वैरायटी ऑफ लिवर टॉक्सिक सब्सटेंस इतने टॉक्सिक अपियरिंग टू बी इवन मोर पोटेंट देन सिलीमेरिन बहुत टॉक्सिक माना जाता है। इससे भी ज्यादा अगर कोई टॉक्सिक चीज जो लिवर को इन्फ्लेम्ड करे उसमें कुटकी काम करती है। पिक्रोराइजा ऑल्सो एग्जिबिट डोज डिपेंडेंट कोलिरेटिक एक्टिविटी। कोलिरेटिक एक्टिविटी का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जितने भी सिक्रीशंस हैं लिवर के उनको इनहेंस करती है। तो कितनी अच्छी बात, 4 बातें हमने कुटकी के बारे में समझी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, फ्री रेडिकल को स्कैवेंज करती है, समाप्त करती है, और बड़े से बड़ा कोई लिवर टॉक्सिक जब सामने आता है तो उससे इन्फ्लेम्ड लिवर को क्योर करती है, और जो उसकी एक्टिविटी है कोलिरेटिक एक्टिविटी उनको इनहेंस करती है। इसीलिए हम अपनी भाषा में इसको यकृत उत्तेजक कहते हैं, यानी लिवर से जो भी सिक्रीट होना चाहिए उस सभी को अच्छी मात्रा में बढ़ा देती है। तो ये कुटकी के बारे में डिफरेंशिएटली हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, अब टेकोमा एंडुलाटा रोहित का अरिश का हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से दारू हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसका, इसी तरह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। मगर एक स्पेशल कैरेक्टर और रोहितक का सामने आता है टेकोमा एंडुलाटा का, कि जो हिपेटोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसको ये सेव करती है। और इसमें क्या है, ऐसा माना गया है कि इसमें ग्लूकोसाइड है, फ्लेवोनॉइड है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, टेनिन्स और सेपोनिन्स का, विशेष रूप से टेनिन्स पे मैं जोर देना चाहूंगी कि जब भी टेनिन किसी चीज में होता है तो वो ये सेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को प्रिजर्व करने का काम बहुत अच्छे से करता है। तो रोहितक का काम एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्व सेल मेम्ब्रेन ऑफ हिपेटोसाइट्स, ये हमें समझना है। नेक्स्ट, ये हम अभी तक बहुत सभी लोगों से सुन पाए कि भृंगराज इक्लिप्टा एल्बा इज अ वेरी गुड पावरफुल लिवर टॉनिक, बट हाउ इट वर्क्स, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस के लिए, सिरोसिस के लिए बहुत सारे इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसलिए हम यूज करते हैं। मगर विशेष रूप से ये क्या करता है, फिर से प्रोटेक्टिव एक्टिविटी अगेंस्ट CCl4 इंड्यूस लिवर इंजरी। कोई भी लिवर में इंजरी है, टॉक्सिकेशन है, उसको प्रोटेक्ट करता है, एज ए प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में है। और कोलेरेटिक एक्शन को इंक्रीज करता है, यानी जैसे कुटकी काम करती है प्रोटेक्शन और उसके सिक्रीशंस को इनहेंस करना, वैसे ही इक्लिप्टा एल्बा भृंगराज, इसीलिए इसको लिवर टॉनिक वो है जो डिजीज नॉन डिजीज कंडीशन में भी उसके काम को बढ़ा दे रही है, यानी रसायन का काम उस तरह से उस ऑर्गन के लिए करता है। नेक्स्ट, अब हम टेफ्रोसिया पर्पुरिया, जब हम शरपुंखा की बात करते हैं तो इसमें एक लाइन मैंने फिर से अंडरलाइन की, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, इसको हम स्प्लीहाग्न भी कहते हैं और बहुत सारी प्लीहा की बीमारियों में यूज किया जाता है। मगर कहीं भी जहां ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा स्टडीज कहती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जब आती है लिवर और स्प्लीन के बीच में, कहीं भी किसी भी तरह का, जैसे अभी बात हुई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, या इस तरह हेपेटाइटिस में भी जब ये अवस्था आ जाए जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहां पर आप शरपुंखा का प्रयोग कर सकते हैं। और ये स्टडी मैंने सेकंड लाइन में दिखाई है, ड्राइड इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ टेफ्रोसिया स्टडी किया गया, जहां CCl4 से फिर एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस हिपेटोटॉक्सिसिटी में भी इसने काम किया। और थर्ड लाइन है कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। तो याद रखिए, जब शरपुंखा की बात हो तो ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड
इंटॉक्सिकेशन और थर्ड फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। ये 3 बातें टेफ्रोसिया से रिलेटेड या शरपुंखा से रिलेटेड हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, और इसी से रिलेटेड ये स्टडी मैंने यहाँ पर दी कि ये क्या करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है लिवर सेल्स की, जैसे कि कौन कर रहा था, टेकोमा कर रहा था, यानी कि रोहितक जिस तरह से काम कर रहा है, मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज कर रहा है, वैसे ही शरपुंखा भी ये काम करता है। इंक्रीज हिपेटिक रीजनरेशन, फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, रीजनरेशन जब भी कहीं आ जाए वहां हमेशा कान हमारे खड़े हो जाने चाहिए कि वो बहुत ही अच्छा कोई प्रोडक्ट है। रीजनरेट करना एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमिना होता है, तो हमें ये टेफ्रोसिया के विषय में याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये कंक्लूसिव स्लाइड है, जो अगर हमें ये सारी बातें ना याद रहें जो मैं अभी तक बोली हूँ, तो अगर हम टोटलिटी कुछ लाइंस में इन हर्ब्स के डिफरेंशिएशन को समझें, तो कंक्लूसिव मोड ऑफ एक्शन क्या मैं कहना चाहूंगी, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिपेटोप्रोटेक्टिव हर्ब वेरीज फ्रॉम हर्ब टू हर्ब। हर एक हर्ब का अलग है। बहुत अच्छे से हमारे फिजिशियंस को, हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए कि एक हर हर्ब की एक अपनी क्वालिटी है, उसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी जाने और रिसर्च बेस्ड एविडेंस से भी उसको जाने कि वो किस तरह से काम करता है। तो हिपेटोसाइट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी किसकी मैंने बताई थी, टेकोमा यानी रोहितक और टेफ्रोसिया यानी शरपुंखा, ये दोनों हिपेटोसाइट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी रखते हैं। बारबेरिस, टेफ्रोसा एंड पाइपर लॉन्गम यानी कि दारू हल्दी, टेफ्रोसिया पर्पुरिया यानी फिर से शरपुंखा और पिपली, तीनों रीजनरेशन ऑफ लिवर सेल्स में काम करते हैं। रीजनरेशन में जब भी हमें चाहिए तो बारबेरिस, टेफ्रोसिया और पाइपर लॉन्गम। टीनोस्पोरा अपने आप में बिल्कुल अलग औषध है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कफर सेल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक दिस। तो नेक्रोटिक फैक्टर्स में, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट में टीनोस्पोरा का काम, यहाँ शॉर्ट में मैंने जो प्राइम है वो बताया, पीछे मैं डिटेल बता चुकी हूँ। फाइलेंथस नेरूरी पजेस एंटीवायरल प्रॉपर्टी एंड हेल्प इन माइक्रोसोमल इंडक्शन और इनहिबिशन। तो हमेशा याद रखें, जब भी एंटीवायरल के रूप में सोचना है तो हमें सिर्फ भुई आंवला के बारे में सोचना है। बोर हेवियर डिफ्यूजर, जब हम पुनर्नवा के बारे में सोचें तो टॉप मोस्ट क्वालिटी है एंटी फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी, यानी कि फाइब्रोसिस को कम करता है। और जब हम कुटकी के बारे में सोचें तो वो उसके सिक्रीशंस को इनहेंस करता है, कोलिरेटिक एक्टिविटी यानी जो सिक्रीशंस वो लिवर दे रहा है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी ड्रग्स कैसे काम करती है। प्रोटेक्शन ऑफ लिवर कुड बी एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी ऑफ हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स टू रिड्यूस इंटरसेलुलर लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बाय एनहांसिंग द लेवल ऑफ बोथ एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। इनको इंक्रीज करती हैं। दीज ड्रग प्रोटेक्ट लिवर टिश्यूज अगेन ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो मैंने बताया डैमेज इज ऑलवेज विद related with oxidative stress, तो उसको ही कम करती हैं, and somehow help in stimulating the repair mechanism of liver। तो ये इस तरह से काम करती हैं, ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी से भी साबित हो रहा है। और अब कंक्लूजन में जो मैं हम सब के लिए बात कहना चाहती हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर्स बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, जब हम क्लिनिक में बैठे हैं, जब हम ओपीडी में बैठे हैं, या जब भी हम कंसल्टेशन दे रहे हैं किसी तरह की, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि बी अवेयर, हमें खुद भी अवेयर होना है हेपेटाइटिस के लिए मोर एंड मोर। जो भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं उसके बारे में, हेपेटाइटिस की स्टेजेस के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, या उनके ट्रीटमेंट के बारे में, वो सब हमें पता होना चाहिए। हम अनभिज्ञ नहीं होने चाहिए एंड क्रिएट अवेयरनेस, पेशेंट्स को भी अवेयर करना है। ऑलवेज टेक ए थॉट अबाउट हेपेटाइटिस व्हेनेवर क्रॉस विद रिलेटेड साइन एंड सिम्टम। जब भी कोई पेशेंट शुद्धा अल्पता का, शोथ का, इस तरह का आता है तो सिर्फ सिम्टम्स पर मत सोचिए, ऑलवेज टेक अ थॉट ऑफ हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ऐसा जरूर सोचें एक बार। तभी हम जो हमारे प्रारंभ में कहा गया कि जो इस बार का थीम है फाइंड मिलियंस, जो भी इतने सारे मिलियंस लोग घूम रहे हैं एज ए कैरियर, उनको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। एडवाइस फॉर रिक्वायर्ड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन व्हेनेवर फील इट्स नीड रिगार्डिंग हेपेटाइटिस, एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को भेजिए। हैव फेथ इन योर मेडिसिन एंड यूज इट राइटली। विशेष रूप से लास्ट वाले वर्ड पर कि अपनी मेडिसिन पर फेथ रखें, अपने ज्ञान पर, आयुर्वेद के ज्ञान पर फेथ रखें, मगर उसको सही रूप से यूज करें, सही रूप से जानें और सही रूप से यूज करें।
और लास्ट में कंक्लूजन, द लॉजिक ऑन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वर्क इज दैट दे फर्स्ट हील एंड reinvigorate the liver and thus contribute to the restoration of its normal functions. And so final outcome can be preserving health of liver means adding healthier years to one's life. जब आप किसी के लिवर को हेल्दी करते हैं तो आप उसके लाइफ में ईयर्स ऐड करते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं. लिवर इज नॉट अ सिंपल ऑर्गन और अ ग्लैंड. तो आप जो हम खाते पीते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, वो सब लिवर पर डिपेंड करता है. तो हम नोइंगली अननोइंगली उसकी एक हेल्दी लाइफ की ओर प्रोग्रेस करते हैं. और इसी मैसेज के साथ मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि बी पोलाइट टू योर लिवर, कीप इट लिविंग एंड लाइवली, सेव लिवर एंड लिव लॉन्गर. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद डॉक्टर साक्षी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी लिवर डिसऑर्डर की, हेपेटाइटिस की और विभिन्न द्रव्यों की कि ड्रग इंड्यूस में क्या काम करती है, कौन सी औषध काम करती है, नेक्रोसिस में कौन सी औषध काम करती है. जो आपने डिफरेंट ड्रग्स का बताया, गिलोय का, पिपली का, पुनर्नवा का, कालमेघ का, उनका आयुर्वेदिक और मॉडर्न एस्पेक्ट आपने बहुत अच्छे से बताया. मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे फिजिशियंस हैं उनको इसका अवश्य लाभ हुआ होगा. तो एक बार और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. और अपने नेक्स्ट स्पीकर हैं जो श्री राजीव सेठी, वैद्य राजीव सेठी, जो पंजाब से हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने व्याख्यान के लिए. वैद्य राजीव सेठी जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं. उनका 32 साल के लगभग क्लिनिकल एक्सपीरियंस है क्रॉनिक एलिमेंट्स का. उन्होंने हेपेटाइटिस पे बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैद्य राजीव सेठी जी से, जो कि पंजाब से संबंध रखते हैं और उनका लगभग 32 वर्ष का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिनका इस पे हेपेटाइटिस पे बहुत अच्छा काम है और चिकित्सा में वो योगा का और नेचुरोपैथी का बहुतायत में उपयोग करते हैं. कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें. डॉक्टर वैद्य राजीव सेठी जी प्लीज. समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने विचारों को बहुत संक्षिप्त करने जा रहा हूं. ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के सभी ऑफिस बेयरर्स जो उपस्थित हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर त्रिगुण जी, डॉक्टर प्रेम आशीष जी, डॉक्टर देव्या, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर मनोज नेत्री जी, इन सभी को मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूं. आज के दिवस पर मेरी शुभकामनाएं हैं कि हेपेटाइटिस जैसे रोग हो ही ना, इसी कोशिश को पूरा करने के लिए ही आज का दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से मनाया जाता है. हेपेटाइटिस जैसे रोगों को हम समूल नष्ट तभी कर सकते हैं अगर हम आयुर्वेद के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धांतों अनुसार ही चिकित्सा करें. मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होगी जब हम आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी के अनुसार या आयुर्वेदिक शब्दकोश के अनुसार अपने आयुर्वेदिक दिवस इंटरनेशनल लेवल पर अलग से मनाएं. हेपेटाइटिस का मतलब है यकृत शोथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. हेपेटाइटिस का सबसे कॉमन कारण वायरसेस या विषाणुओं को माना गया है. आयुर्वेद महर्षियों द्वारा पुरातन ग्रंथों में कामला रोग को कोष्ठाश्रय एवं शाखाश्रय में बांटकर जो अध्ययन पेश किया है, उसमें सब प्रकार के हेपेटाइटिस आ जाते हैं. बेशक वैज्ञानिक आज खोज के अनुसार ABCDE की अपनी संख्या को Z तक भी क्यों न ले जाएं, मगर जो आयुर्वेद में कामला रोग पर चर्चा की गई है, जो अध्ययन किया गया है, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है. आयुर्वेद अनुसार शारीरिक क्रिया प्रणाली आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की शारीरिक क्रिया प्रणाली से बिल्कुल अलग है. इसका निदान करने का ढंग भी अलग है. 21वीं सदी में आज मॉडर्न साइंस अनेकों किस्म के वायरसेस पर काबू पाने के लिए असमर्थ है, मगर दोष दूषय के सिद्धांतों के अनुसार आयुर्वेद इनको समूल नष्ट करने में हजारों वर्ष से पहले ही समर्थ है. जहां तक हम देखें हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट की बात, तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है. आयुर्वेद का पहला उद्देश्य ही यही रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है.
रोग पैदा ही ना हो। आयुर्वेद में आहार को महानता दी गई है। हमारा आहार शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर विहार, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के जो मॉडर्न साइंस ने कारण बताए हैं हेपेटाइटिस के लिए, जैसे अल्कोहल का ना लेना, धूम्रपान का ना करना, फास्ट फूड्स का ना लेना, स्पाइसेस खाना जो है ना खाना, ये सभी निषेध अपने आहार विहार में आयुर्वेद ने पहले से ही बताए हैं। जहां तक अनैतिक यौन संबंधों का संबंध है, उसमें भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताया गया है कि ऐसे कारणों से जो है हेपेटाइटिस बी जैसे रोग जो है पैदा होते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर नवदीप शर्मा जी अपने रिश्त पुष्ट चैनल पर इस विशेष कार्य पर जो है एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। उसमें अलग अलग व्यूज जो है दिए जा रहे हैं। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा, ऋतुचर्या का कैसे पालन करना है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमने जठरा अग्नि को, अपनी डाइजेस्टिव फायर को कैसे प्रदीप्त करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो छोटे मोटे ऐसे वायरसेस जो है वो हमारे शरीर पर अटैक कर ही नहीं सकते। अगर अटैक करते भी हैं तो वो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट का पार्ट आ जाता है नेचुरोपैथी एंड योगा। उसके साथ भी शरीर का शुद्धिकरण होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। कामला रोग जिसको हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ही है, उसमें पित्त जो है, वात पित्त कफ में से पित्त जो है वो प्रधान दोष है जिसकी अधिकता पाई जाती है। उसके अलग अलग कारण जैसे धूप में अधिक घूमना, ऑयली फूड लेना, स्पाइसी फूड लेना। उसके शमन के लिए हमें पित्त शामक औषधियां देनी है। विरेचन कर्म पंचकर्मा थेरेपी के अंतर्गत, इवन पंचकर्मा थेरेपी के अंतर्गत जो डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं उसमें स्नेहन एवं स्वेदन जो पूर्व कर्म है उससे भी पित्त का शमन होता है। हेपेटाइटिस का मेन कारण जो हम कह रहे थे कि वायरस है ज्यादा, एंटीवायरल हर्ब्स जो है उसमें भूमि अमला, कालमेघ, चराइता, ऐसी बहुत सी और हर्ब्स हैं जिनको हम एंटीवायरल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। लिवर को सपोर्ट करने के लिए धनिया, सौंफ, गुटकी और पत्ती का चूर्ण, फिर लो प्रेपरेशन, मेटल प्रेपरेशन, त्रिफला पाउडर, आरोग्यवर्धनी वटी जिसमें मेन गुटकी जो प्रधान द्रव्य है, पेटेंट में आ जाता है लिव 52 मेडिसिन टैबलेट और सिरप। ऐसी बहुत सी औषधियों के द्वारा हम इस तकलीफ पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी आपके इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, जिन्होंने अपना समय दिया हमें इस हेपेटाइटिस वाले वेबिनार को सक्सेस करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज नेसरी जी को, देवेंद्र त्रिगुणा जी को, डॉक्टर प्रेमाशीष कार जी को मॉडर्न साइट से जो हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नवदीप शर्मा जी को, डॉक्टर दिव्या कजारिया को, डॉक्टर साक्षी को, राजीव सेठी जी को। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर श्री अवधेश श्रीवास्तव जी का और शशांक श्रीवास्तव जी का, जो जिनकी वजह से ये सारा वेबिनार संपन्न हो पाया और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से उन्होंने इसका संचालन किया, कहीं भी बीच में इंटरप्शन नहीं आई। धन्यवाद।